नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। और आज शुक्रवार है, 20 जून 2025। आज हमारे न्यूज़लेटर समाचार पत्र हम यूएचओ की तरफ से पेश करते हैं। तो आज के बहुत मुख्य समाचार काफ़ी इम्पैक्टफुल मुख्य समाचार है, काफ़ी सनसनीखेज कह सकते हैं। ऐसे हमारा लक्ष्य नहीं रहता है सनसनीखेज करने का। हमारा लक्ष्य रहता है कि एविडेंस के साथ उसको वेरीफाई करके आपके सामने लाते हैं। तो भी काफी काफी ये है, मतलब सोचने वाली बात है कि हमको सोचने में मजबूर कर देंगे तीनों जो समाचार है। तो पहला समाचार है जापान से है। जापान में बहुत लार्ज डेटा सेट, 18 मिलियन पॉपुलेशन में तीन एक्सपर्ट्स है, अलग अलग एक्सपर्ट्स है। एक कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, एक कोई बहुत सीनियर प्रोफेसर है, डायरेक्टर रिसर्च एमआरएनए वैक्सीन पे, और एक और तीसरे कोई रिसर्चर है। ये तीन रिसर्चर ने मिलके कुछ डेटा एनालाइज किया है, वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड को कंपेयर किया है। और उनके जो रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि सरकारों को करना था। जापान सरकार भी ऐसे नहीं कर रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं। जो कि एक इमरजेंसी यूज़ नया कोई टीका दिया है, उसको अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए। इतना बड़ा डेटा सेट लोग अपने इनिशिएटिव से कर रहे हैं एनालिसिस। तो पहला खबर हम बात करेंगे जापानीज जो स्टडी है। ये पहला हेडलाइन है। और दूसरा है कि आपको मैंने पिछले लेटर में हमने आपको बताए थे हमारे यूएचओ के, कि कैसे काफ़ी कुछ रीसफल हो रहा है, काफ़ी उथल पुथल हो रहा है यूएसए में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में, सीडीसी में, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एटलांटा, जो कि पूरा गाइडलाइन निकालता था, कि जो कि पूरा एकदम पूरे दुनिया में वही चलता था। तो उसके जो ये है, उसके जो वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी के 17 लोगों को फायर किया था। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर जो नए हेल्थ सेक्रेटरी है। क्यों? वजह उनका बहुत ही सही था कि उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे फार्मा कंपनी से, और कई सालों से इतने लिंक्स हो गए, उन्होंने इतने लॉबी किए। और वही अगर उस कमेटी में होंगे जो वैक्सीन एडवाइस करेंगे, तो एक निष्पक्ष, इम्पार्शियल, साइंटिफिक, एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस नहीं होंगे। इसके बुनियाद पे 17 लोगों को, जिनके सबके फार्मा के साथ डीप लिंक्स थे, उनको फायर किया है। तो उनमें से अभी कुछ लोग अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, और उन लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि रॉबर्ट एफ कैनेडी को बदनाम करें, नए सीडीसी को बदनाम करें, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व है, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और बड़े दुख की बात है कि बड़े टॉप जर्नल्स में, जैसे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी अपना वो लेख दे रहे हैं, और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल वो लेख को ले भी रहा है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। और तीसरा हमारा ये है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट खबर है, कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर अभी जो नए बने हैं, प्रोफेसर जय भट्टाचार्य, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कबूल किया है कि जितने भी गाइडलाइंस थे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास मैंडेट्स, वैक्सीन मैंडेट्स, लॉकडाउन्स, ये इसमें कोई बुनियाद नहीं था, कोई वैज्ञानिक बुनियाद नहीं था, और इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है। देखा जाए तो पूरे दुनिया को इसके बारे में सोचना चाहिए, पर दुनिया चुप है। इसका भी हम वजह बताएंगे। और तो ये हमारे हेडलाइंस थे। अभी हम विस्तार से एक एक कर हम बताते हैं उसके बारे में। तो पहला, जैसे हमने कहा था कि जापान से जो स्टडी आया है, 18 मिलियन लोगों पे इन्होंने स्टडी किया है। ये तीन शोधकर्ता हैं। इनमें से एक, जैसे मैंने बताया, एक प्रोफेसर है, एक जर्नलिस्ट है, और एक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल लीडर है। तो तीन बहुत काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। एक बहुत सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, उनका नाम है मुराकामी, यासुफुमी मुराकामी प्रोफेसर। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मसाको गनाहा। और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मसाको गनाहा, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का नाम है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम है काजू हीरो
हरागुची, थोड़ा नाम मुश्किल है पर इनका पद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक सीनियर रिसर्चर है। और सीनियर रिसर्चर क्या है, टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुराकामी, यासुफुमी मुराकामी। ये वाइस डायरेक्टर ऑफ रिसर्च सेंटर फॉर आरएनए, mRNA से लिंक्ड है इन टोक्यो यूनिवर्सिटी। अब देख सकते हैं इनका कितना बड़ा पद है। और ये डायरेक्टर, वाइस डायरेक्टर रिसर्च के हैं। और इस एक्सपर्टीज है जो कि mRNA वैक्सीन के ऊपर है। तो इनके, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, इन्होंने डेटा एनालाइज किया 18 मिलियन लोगों को जापान में, और कंपेयर किया कि कुछ लोग जो वैक्सीनेटेड है, कुछ लोग अनवैक्सीनेटेड है, उनको फॉलो अप किया। और पता चला कि जो बहुत हाई, आखिरी जो टीका लगाने के 3 से 4 महीने बाद देयर वाज अ वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ सडन डेथ्स, मोर्टेलिटी। काफ़ी डेथ्स वैक्सीनेटेड ग्रुप में बहुत ज़्यादा डेथ्स हुए तुलना करके अनवैक्सीनेटेड में कोई पीक नहीं हुआ। सीधा लाइन जैसे जाता है, नॉर्मल जाता है। और जो वैक्सीनेटेड ग्रुप थे और जितने ज़्यादा डोज थे उतने ज़्यादा इफेक्ट दिखा गया कि 3 से 4 महीने बाद ऐसे पीक जाता है। ग्राफ वगैरह है। और ये प्रोफेसर जो कहते हैं कि अनवैक्सीनेटेड में ऐसा पीक नहीं देखा, इतना उतार नहीं देखा, और चराब नहीं देखा, चराब। और फिर बट अमंग द unvaccinated, a clear peak in mortality emerged, particularly 90 days to 120 days of the last year, or adverse reaction due to COVID vaccine may be the cause। तो ये इनका फिक्र है कि हो सकता है क्योंकि वैक्सीनेटेड ग्रुप में ज़्यादा डेथ का पीक है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पीक है। तो और उसका कंट्रोल ग्रुप है अनवैक्सीनेटेड, जो कि तरीके से ऐसा ही स्टडी होना चाहिए। ऐसा स्टडी हम कब से बोल रहा है, यूएचओ कब से बोल रहा है, 2 साल से ज़्यादा हमने कॉलम भी लिखे इसके ऊपर कि हमारा गवर्नमेंट तो इससे भी ज़्यादा डेटा है हमारे पास। वैक्सीन पूरा डिजिटल है, आराम से गवर्नमेंट ऐसा स्टडी, और जापान गवर्नमेंट ने भी ऐसा स्टडी नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि ये है कि ये जापान गवर्नमेंट भी डेटा में ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। डेटा जो देना चाहिए पब्लिक डोमेन है, इन्होंने अपने इनिशिएटिव से कंपाइल किया है। और तो ये तो हमारा यूएचओ का क्या है कि हम हर एंगल को देखते हैं, हम जंप नहीं करते हैं कि नहीं नहीं ये इससे दुष्प्रभाव। तो हमने ये भी सोचा कि हो सकता है कि जो लोग को कोमोबिलिटीज है, सेल्फ सिलेक्शन बायस जिसको कहते हैं, उन लोग ने ज़्यादा कोविड डोज लिया, क्योंकि माना गया है और ये भी बताता है कि कोविड का जो असर होता है जिनके ऊपर कोमोबिलिटीज है उन्हीं के ऊपर ज़्यादा। हो सकता है कि ऑलरेडी वो बीमार है, कई 3-4 बीमारियां हैं, उसके बाद उन्होंने ज़्यादा लिया, और जो हेल्दी है शायद उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया। हो सकता है उसके जो देहांत हुआ है वो कोमोबिलिटी के लिए हुआ है। पर ठीक है, पर इसमें एक और चीज जो है, इसमें ये एक हाइपोथेसिस को हम कच्चा थोड़ा हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोमोबिलिटी वाले को डेथ होता तो वो ऐसे स्प्रेड आउट हो जाना था। सडनली इतना तरीके से लिंक क्यों हो रहा है, एक मतलब पैटर्न बता रहा है। दूसरी बात है कि अभी कहीं दुनिया के अलग अलग जगह से ऐसे एविडेंस आ रहे हैं, तो ये डॉट्स को हम जब मिलाते हैं तो फिर हमको थोड़ा और हमको ये होता है कि इसको अच्छे से जांच करना चाहिए। क्योंकि अभी जो 2 हफ्ते पहले 1-2 हफ्ते पहले ही सीनेट हियरिंग चल रहा है, सब कमेटी हियरिंग चल रहा है यूएसए में। डॉक्टर पीटर मैकलो जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने टेस्टिमनी दिया है कि सडन डेथ के बहुत ऑटोप्सी सीरीज किए हैं, ऑटोप्सी पोस्टमार्टम किया है जिनमें सडन डेथ हुआ। और जो मायोकार्डाइटिस से, पर्टिकुलरली जो मायोकार्डाइटिस जो दिल में जो इंजरी होता है mRNA वैक्सीन से या कोविड वैक्सीन से, एस्ट्राजेनेका के भी है सीरीज, उनमें 73.9% जो ऑल जितने भी टोटल मायोकार्डाइटिस से डेथ हुए, सडन डेथ, उनमें से 74%, 73.9%, 74% ड्यू टू टीका, कोविड टीका।
तो इसको मद्देनजर रखते हुए और जापान के स्टडी के लिए ये जितने भी वर्ल्ड गवर्नमेंट्स है, यूएचओ रिकमेंड करता है कि अच्छे से देखिए, ऐसे में भी करना चाहिए, वैक्सीन इंजरी कैप्चर करना चाहिए। और ये तो नया वैक्सीन है और ये तो एक्सपेरिमेंटल यूज वैक्सीन है, इसके अभी तक कहीं पूरे ट्रायल के रिजल्ट्स भी नहीं डिस्क्लोज किए हैं। जितने भी वैक्सीन ट्रायल्स हुए हैं या चालू किए थे, हुए क्या है, खत्म होगा तभी हुए हैं बोलेंगे। मतलब ये ऐसे ही अनटेस्टेड ही चल रहा है, अनटेस्टेड ही चल रहा है। आप देखते हो कि बिगर टेस्ट करके भी चल रहा है कितना, और कितने जान को जोखिम में डाल रहा है। अनटेस्टेड ये जा रहा है, और जबकि सिग्नल्स आ रहे हैं कि ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं। आप देखो कि इतने टेस्ट के बाद भी बोइंग क्रैश हो जाता है। और वो लाइट में इसलिए आता है कि एट वन पॉइंट, बहुत डेफिनेटली बहुत दुखद वाली बात है, एट वन पॉइंट 270 लोग का देहांत हो गया, एट सडन डेथ हो गया, बहुत बुरा है। पर टेस्टेड है, कितने बार टेस्ट रीटेस्ट होता है। और हम एक कोई ऐसा प्रोडक्ट पूरे दुनिया में चल रहा है जिसको अभी तक टेस्ट रिजल्ट ही नहीं दिया है, और सिग्नल्स भी आ रहा है, उसको हम जांच नहीं कर रहे हैं। हो क्या रहा है, दुनिया में कोने कोने में कुछ सडन इवेंट्स हो रहे हैं, पैटर्न बता रहे हैं, पर जितने वर्ल्ड गवर्नमेंट्स है इसको नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। या तो उनको बताना पड़ेगा भाई ठीक है गलती हो गया, माफ कर देंगे आपको, डेटा तो बताओ। इस डर से नहीं बता रहे हैं क्योंकि सब इन्वॉल्व है इसमें। तो ये सोचने वाली बात है। और हमने 2022 को, 3 साल, या 2022 को दिसंबर में हमने हमारे जो यूएचओ के मेंबर्स ने पब्लिश किए थे नेशनल हेराल्ड में सडन डेथ, उसका लिंक हम देंगे अंग्रेजी वाले पीडीएफ में। हमने यही जैसे स्टडी जापान में अभी इन्होंने अपने इससे किया है, ऐसे हमने रिक्वेस्ट किया था नेशनल हेराल्ड में, कॉलम में हमने पैटर्न बताया था। हमारे आईआईटी के प्रोफेसर से, प्रोफेसर भास्कर, उन्होंने कुछ डेटा एनालिसिस किया था, इंडिया से किया था, बॉम्बे से, उसमें भी स्पाइक मिला, और पूरे यूरोप से और वर्ल्ड ओवर से ऐसे पैटर्न आ रहे थे। तो आज से 2.5 साल पहले हम लोगों ने लिखित में एक कॉलम में नेशनल हेराल्ड में हमने रिकमेंड किया था कि ऐसा स्टडी होना चाहिए कि वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड को फॉलो करो। तो हम फिर से ये दोहराएंगे। इससे दिन बीते जा रहा है, स्टडीज नहीं हो रहा है। जितना लेट हो जाएगा, जितना विलम्ब होगा, उतना एविडेंस कमजोर हो जाएगा। या क्राइम सीन में या कोई एक्सीडेंट सीन में, एक्सीडेंट हम बोलेंगे, चलो क्राइम नहीं बोलते, जानबूझ के कोई नहीं करता है। एक्सीडेंट सीन में जितना डिले होगा आपका एविडेंस, उसका आपका ये कम होता रहेगा सबूत। ये पहला वाला समाचार था। दूसरा, हमने कहा था कि जो लोग को फायर किया है, रॉबर्ट एफ कैनेडी, वो काफी विचलित है या बेचैन है, और वो इधर उधर स्टेटमेंट दे रहे हैं। आम टाइम में क्या होता है कि अगर हम विचलित होते हैं या कोई ऑनेस्ट साइंटिस्ट विचलित होता है, कोई जर्नल उसका ये लेख इमीडिएटली नहीं लेता है। पर अभी तो ऐसा हो गया है कि जैसे कि रॉबर्ट एफ कैनेडी ने भी कहा कि मेडिकल जर्नल्स भी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। वो एक प्रकार से फार्मा का एक्सटेंशन नाम है। तो एक ऐसे सज्जन है, एक्सपर्ट कहेंगे, अब कह सकते हैं एक्सपर्ट, पहले तो एक्सपर्ट थे, पर वो एक्सपर्ट के इतने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे, तो इन्होंने, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने उनका इंटरव्यू भी ले लिया। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल को भी पता नहीं क्या कन्फ्लिक्ट है कि ह्यूमन हेल्थ सर्विस की, उन्होंने इंटरव्यू में बताया है ये कि इनका नाम मैं दिखाता हूँ, इंटरव्यू बीएमजे, नोएल ब्रूअर जो थे कि वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी में थे, 17 में से एक थे। ऐसे कई है जो इधर उधर अपना गा रहे हैं कि हमको निकाल दिया, और अभी तो अमेरिका हेल्थ खतरे में है, पूरा हेल्थ खतरे में है, महामारियाँ चालू हो जाएगी। तो ऐसे नोएल ब्रूअर ने बीएमजे में, उनका इंटरव्यू बीएमजे ने पब्लिश किया है। मोर देन रूमर्स दैट एन इंडिपेंडेंट वैक्सीन एडवाइजरी ग्रुप सेपरेट टू जो एसोसिएशन फॉर चाइल्ड इम्यूनाइजेशन was being discussed by people at a high level. He said he was not part of the, वो कह रहे हैं कि उनको 17 को निकाल दिया। हमने पिछले न्यूज लेटर में बताया था, उनकी जगह 8 लोगों को चुना है, और अच्छे अच्छे लोगों को चुना है उसने। मार्टिन कुल्डॉफ को चुना है जो पहले डब्ल्यूएचओ एडवाइजरी कमेटी में था। फिर विनय प्रसाद को हेड बनाया, जो कि बहुत ही हाई कैलिबर के और हाई इंटेग्रिटी के रिसर्चर है। ऐसे काफी, रॉबर्ट मेलोन को लिया जो कि वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ एमआरएनए वैक्सीन कहते हैं। हालांकि उसमें भी डिबेट है, पर उनका काफी नॉलेज है। तो अच्छे अच्छे लोगों को लिया। तो इन्होंने ब्रिटिश
मेडिकल जर्नल में वो जाके चुगली किया है। जैसे चुगली करते हैं ना, जो अरे वो हमको पीट दिया मोहल्ले में, दादा के पास जाते हैं। तो आजकल वो मेडिकल जर्नल लोग भी दादा का काम कर रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि ये बहुत इसमें हैजार्डस है, और ये ठीक नहीं है कि अलग से कमेटी क्यों बना रहे हैं। जो एसोसिएशंस है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस है, उन लोग रिकमेंडेशन दे सकते हैं कौन कौन सा वैक्सीन प्रोग्राम में आना चाहिए, गवर्नमेंट प्रोग्राम। अब आपको मालूम है कि जितने भी एसोसिएशन है, सबका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है फार्मा के साथ। ये हमने दिया है कि हमारा इंक्लूडिंग इंडिया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो कि हमारा पीडियाट्रिक्स का एसोसिएशन है, उसका टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, हमने लिंक दिया है 2017 को, कि उनका वन ऑफ मेजर फंडिंग होता है फार्मास्यूटिकल से, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स का। वो बताए कितना वो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन ही चाइल्डहुड वैक्सीनेशन को ये करता है, और वो अगर फार्मास्यूटिकल इनके साथ उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक के बाद एक वैक्सीन ऐड करते जाएगा विदाउट प्रॉपर एविडेंस है। तो ये नोल ब्रियर ये देते हैं कि जो एसोसिएशन है उनको रिकमेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी क्यों बना रहे हैं। अब बताइए कितना इसमें कम लॉजिक है। पर ऐसे करके अगर बीएमजे का लेवल का जर्नल पब्लिश करेगा तो लोगों को लगेगा कि हाँ सही में ऐसा ही होना चाहिए, पर लोगों को, आम लोगों को मालूम नहीं रहता कि पिछले कितने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं इन दी बैकग्राउंड। और एक चीज मैं और बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत बड़ा मतलब इत्तेफाक है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के ही पहले के एक एडिटर थे, रिचर्ड स्मिथ, एडिटर, काफी फेमस एडिटर थे, काफी अपराइट थे। उन्होंने लेख लिखा था कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के जो एडिटर थे, उन्होंने लेख लिखा था कि इट इज कॉमन नॉलेज दैट द मेडिकल जर्नल्स हैव बिकम द एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग आर्म ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मार्केटिंग आर्म का एक काउंटर बन गया है मेडिकल जर्नल। ये कौन कह रहे हैं? एक जमाने के ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के बीएमजे के एडिटर इन चीफ रिचर्ड स्मिथ का स्टेटमेंट है। इन्होंने काफी साल पहले दिया था स्टेटमेंट, और एडिटरशिप छोड़ दिया था उन्होंने। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन होता था एक टाइम में, हम खुद मैं फॉलो करता था कि इसमें छपा है तो ये और कई स्वाइन फ्लू के टाइम भी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने काफी कुछ एक्सपोज किया था, टेमी फ्लू के बारे में एक्सपोज किया था, उस टाइम भी ऐसा कोशिश किया। तो मेरे को बहुत अच्छा, मेरे को एक ये था ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का। और जैसे ऐसे एडिटर थे जो ऐसे लेख लिखते थे, जो उनके रिचर्ड स्मिथ, तो हमको बहुत विश्वास था। और अभी वो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ही ऐसे कर रहा है, तो अभी देखिए कि अभी किस में विश्वास करेंगे हम। और अभी जो एक स्टेटमेंट दिया था रॉबर्ट कैनेडी ने कि साइंटिस्ट, अच्छे साइंटिस्ट को उन्होंने आदेश दिया था, मैंने आदेश क्या, उन्होंने ये दिया था, मतलब रिकमेंडेशन दिया था, ये दिया था, सुझाव दिया था कि आप लोग टॉप जर्नल्स में ना पब्लिश करें। तो काफी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये कैसे दे रहे हैं, क्योंकि आज टॉप जर्नल्स अभी एक्सटेंशन आम बन गए हैं। किसके? ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के। और ये एडिटर्स ही कह रहे हैं इन जर्नल्स के, रिचर्ड स्मिथ और बाकी, रिचर्ड हॉटन ने भी एक बार दिया था, दो तीन एडिटर्स मिलके दिए थे टॉप जर्नल्स के। तो ये बहुत दिलचस्प खबर था कि अभी, और पीडियाट्रिशियन भी हमने बता दिया, हमारे इंडियन अकेडमी में पीडियाट्रिशियन कितने कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं। और एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो नोएल ब्रूअर जो चुगली कर रहे हैं बीएमजे में जाके, और उनका चुगली छाप रहा है बीएमजे। नोएल ब्रूअर वाज लॉबिंग फॉर एचपीवी वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन, ओबामा जब प्रेसिडेंट थे, ओबामा गवर्नमेंट में, ही वाज ट्राइंग टू ब्रिंग द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन इन द नेशनल प्रोग्राम, कैंसर प्रोटोकॉल में लाना चाहते थे। और देखिए ये अभी शायद इसका मतलब नेशनल प्रोग्राम में नहीं है, पर हमारे यहाँ नेशनल प्रोग्राम में लाने का एक्चुअली पूरा ये चल रहा है। अब चलेगा, जब अमेरिका में ये सब नहीं होगा तो फार्मा कंपनीज विल टारगेट इंडियन पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई ट्रांसपेरेंसी का तो हमको नजर नहीं आ रहा है। तो हमको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और आखिरी समाचार जो है, जो कि वो भी बहुत ही इत्तेफाक वाली बात है, वो भी है कि जो जय भट्टाचार्य है, आपको जिनको कि फौची ने खिल्लियाँ उड़ाई थी कि ये तो किनारे वाले एपिडेमोलॉजिस्ट है, अंग्रेजी में फ्रिंज एपिडेमोलॉजिस्ट, जब उन्होंने उनको दो और टॉप एपिडेमोलॉजिस्ट, मार्टिन कुल्डॉफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, सुनेत्र गुप्ता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के,
जय भट्टाचार्य स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये है, प्रोफेसर है, मेडिसिन में और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में भी, इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने पीएचडी किया है। तो बहुत करेक्ट है उनको, क्योंकि कोई भी पब्लिक हेल्थ एक्शन लेते हैं तो इकोनॉमिकल जो ये रहता है फॉल आउट, कोलेट्रल हार्म, वो भी बहुत जरूरी है। तो वो बहुत ही करेक्ट पर्सन है। एंड उनको नियुक्त किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के चीफ, जिसको कि 40 साल किसी तरीके से कंट्रोल किया था फॉची ने। पहले डायरेक्टर थे, फिर कुछ ये थे वो थे। तो एनआईएच के 40 साल जो ये था, और पूरा ये जमा लिया था अपने पूरे ग्रुप का, और बहुत बड़े हो गए थे। जैसे वो बाइबल में कहानी है गोलायत का, मैंने उनको कौन मार सकता है। और ये जय भट्टाचार्य को तो ये किनारे वाला फ्रिंज, मैंने जैसा कि वो गोलायत ने डेविड को, वो छोकरा आया था, वो डेविड और गोलायत की कहानी अगर आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी बाइबल में, तो वो डेविड एक वो मारता है अपने गुलेल से, डाउन हो जाता है गोलायत। तो ये अभी जय भट्टाचार्य मेरे को डेविड जैसे लगते हैं, जिनको कि फौजियों ने ऐसे ही फूक के उड़ा दिया था। अभी वो हो गए एनआईएस चीफ, और उन्होंने कहा है कि पूरे एविडेंस के साथ कहा है, ऐसे नहीं कहा है कि आई एम साइंस जैसे फौची ने कहा था, हवा में बात करता था वो। सब साइंस, और दुनिया पूरी मानती थी फौची को, पता नहीं अभी भी मानती है। अभी भी कई एक्सपर्ट से बात करो तो बोलता नहीं, वो तो ठीक कहा था, लॉकडाउन से फायदा हुआ था, उससे अस्पताल नहीं भरे थे। अरे भाई, लॉकडाउन से क्या फायदा हुआ था? नुकसान तो कोई देख ही नहीं रहा है। फायदा हुआ था अंग्रेजी बात जो कर रहा है, जो वेबिनार कर रहा है, लैपटॉप क्लास, उनको फायदा हुआ था। जो लोग जमीन में चले थे 700 700 माइल अपने घर, जिनकी नौकरी चली गई, उनसे पूछो लॉकडाउन में कितना फायदा हुआ था। पब्लिक हेल्थ में पब्लिक से आप बात नहीं कर रहे, लैपटॉप क्लास से बात कर रहे हो। उनको तो फायदा ही हुआ था, घर से काम कर रहे हैं, घर से ये चल रहा है, वेबिनार अभी भी चल रहा है। तो उन्होंने अभी एविडेंस के साथ कहा है जय भट्टाचार्य ने कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड प्रोटोकॉल था, वो दे हैड काम नहीं करते हैं। एंड इट इज ऑफिशियल नाउ, एनआईएच ने बोला तो ऑफिशियल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। पर ऐसे हैं कि देखिए, और उन्होंने, मैंने कहा कि ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन का वो ये थे, ऑथर थे। ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन एक डॉक्यूमेंट था, जैसे मार्टिन कुल्डॉफ और सुनेत्रा गुप्ता। ये एक डॉक्यूमेंट जब महामारी चल रहा था, जब चारों तरफ स्कूलें बंद थी, चारों तरफ बिजनेस बंद था, चारों तरफ लॉकडाउन था, ये तीनों ने मिलकर ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट रिलीज किया था। उसमें 10-20 लाखों ऑल ओवर द वर्ल्ड साइन किए हैं साइंटिस्ट ने। उसमें यही था कि भाई, अभी तक जितना एविडेंस है, बच्चों को और यंग लोगों को, हेल्दी लोगों को कोविड का कोई असर नहीं होता। वो आज शुरू में ही डेटा आ गया था, आज तक वो डेटा बरकरार है। खाली एल्डरली को, जिसको कोमोबिड है, उनको है, तो उनको फोकस प्रोटेक्शन करो, बाकी को अपना नॉर्मल स्कूल जाने दो, बिजनेस करने दो। ये था बैरिंगटन डिक्लेरेशन। उसमें वो काफी इमीडिएटली फौजी और गैंग ने उनको ऐसा ये किया, ऐसा ये किया कि पता नहीं क्या बोल दिया। और उनको बोला फ्रिंज, और इमीडिएटली लैंडसेट ने फटाक से ये छाप दिया आर्टिकल, फौजी के जितने भी उनके जो साथ वाले थे, जिनको सबको कन्फ्लिक्ट, उसमें छाप दिया वो ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन दिया। तो उन्होंने जॉन स्नो डिक्लेरेशन दिया, उन्होंने जॉन स्नो का नाम ले लिया, एक बहुत पुराने इंग्लैंड के एपिडोमाइज थे। द जॉन स्नो डिक्लेरेशन, कि इससे कितना ये तबाही मच जाएगा, इट विल किल सो मेनी पीपल वगैरह वगैरह, जो कि आज तक ऐसा स्वीडन ने तो नहीं किया था। स्वीडन में तो कुछ नहीं हुआ, स्वीडन में स्कूल खुले थे। सब आज तक उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। और हम ये जय भट्टाचार्य बोला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का कोई फायदा नहीं था। मास्क के भी स्टडीज आ गए थे, बड़े बड़े, बांग्लादेश का स्टडी आ गया था, कम्युनिटी 3 लाख पॉपुलेशन में, डेनिश स्टडी आ गया था। सोशल डिस्टेंसिंग का तो फौजी ने खुद ही बोला कि हमारे पास एविडेंस नहीं था, वी जस्ट मेड इट अप। तो अभी बचा क्या? फिर लॉकडाउन में भी नुकसान ज्यादा हुआ। वो अभी कोई भी स्टडी, कई स्टडी क्या है, कॉमन सेंस वाली बात है, कितना नुकसान हुआ। और आपका ट्रांसमिशन तो रुका नहीं, हर जगह तो फैल गया। तो ये, पर ये ऐसा ये एक किया था जादू, अभी भी वो जादू है। पर्टिकुलरली अभी अमेरिका में इतने सब चेंजेस हो रहे हैं, और वो भी बहुत मुश्किल से हो रहे हैं। जिन लोगों को फायर किया जा रहा है, उन लोग पूरा ग्रुप बना के फैला रहे हैं, र्यूमर फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं।
और साइंटिफिक कम्युनिटी जो अभी भी है मेन स्ट्रीम, वो अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा है। जो पहले के प्रोटोकॉल्स थे जिसमें कोई एविडेंस नहीं है, तो एविडेंस के अभी भी, अभी हमारे यहाँ भी हमने कुछ ऐसे, हमको भी इंटरेक्शन होता है तो अभी भी बोलते हैं नहीं नहीं वो फायदा हुआ था, ये हुआ था। अभी आपने ठीक से स्टडी किया है क्या? क्या बोल रहे हैं? जस्ट बिकॉज वो तोते जैसा इतना वो गड़ा दिया था ना, मनगढ़ंत मंत्र जैसे कर दिया था कि तोते जैसे बोले जा रहे हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्किंग और हैंड वॉशिंग। तो ठीक है, हैंड वॉशिंग तो बहुत सालों से चल रहा है, वो कोई नया चीज़ नहीं है। पर ये जो नया चीज़ चालू किया था, वो सर्कल बना के हर जगह मॉल में ऐसे ऐसे सर्कल बनाए कि जहाँ अपन वो चिट्टी धाम खेलते थे बचपन में, और ऐसे बना के रखे थे, तमाशा बना के रखा था। एयरपोर्ट में, एरोप्लेन में जाने के पहले ऐसे सर्कल बने हैं। एरोप्लेन में जाके आप सब इकट्ठे बैठ जाते थे और बीच में एक किसी को वो पहना देते थे, जैसे नाई लोग पहना देते हैं। उससे क्या रुक जाएगा वायरस? तमाशा बना दिया था। पीपी किट का खर्चा, आरटीपीसीआर का, तो वो सब अभी सबका एविडेंस है। और अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है एनआईएस से कि ये सब डज नॉट वर्क। ये जरूरी बहुत है, इसलिए कि अगला महामारी में भी फिर ये करेंगे, क्योंकि जो भी डब्ल्यूएचओ के साथ रहेंगे जो कंट्री, वो ऐसे ही फिर डांस करेंगे। अमेरिका अलग हो गया, अर्जेंटीना अलग हो गया। अभी ट्रीटी में क्या है? अभी देखिए, बिगड़ ट्रीटी का सब पूरे लोगों को ऐसा करा दिया। अभी ट्रीटी में तो उसको लीगलाइज कर देंगे, वो एक ट्रीटी बन जाएगा, वो एक बाध्य हो जाएंगे गवर्नमेंट फॉलो करने के लिए। तो ये सोचना चाहिए, सबको पूछना चाहिए अपने जो भी इलेक्टेड, हमारे पार्लियामेंट में बात ही नहीं हो रहा है। अमेरिकन पार्लियामेंट में, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखिए जापान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पूरे डेटा पेश किए। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा कंट्री है, सबसे नंबर ज़्यादा डोज दिए हैं हमारे यहाँ। और ऐसा वैक्सीन दिया है कि जो कि कंपनी ने खुद विड्रॉ कर लिया है, कोविशील्ड, जो कि एस्ट्राजेनेका। कोई बात नहीं कर रहा है, साइंटिस्ट लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं कि कुछ इन्वेस्टिगेट करे भाई पूरा। तो ये हमको ये मैसेज देना था, यूएचओ चाहता है कि प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस को सामने लाया जाए, प्रॉपर इसको। और आखिरी में हम जैसे यूएचओ अपनी तरफ से हमेशा ये रहना चाहता है, न्यूट्रल रहना चाहता है, किसी फार्मा का स्पॉन्सरशिप नहीं लेता है, और ना ही कोई पॉलिटिकल एजेंडा या कोई दूसरा जिनको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के योगदान से, जिसको क्राउड फंडिंग कहते हैं, उससे हम आगे बढ़ें। उससे आगे बढ़ने से हम क्या, टोटली इंडिपेंडेंट रहेंगे, और आपको हम और रिसर्च करके सामने लाएंगे। हमारा देखा है कि रिसर्च में हो जाता है, बिगड़ पैसे का हो जाता है, पर अगर हमारे पास पैसा होगा तो हमको ओरिजिनल और कुछ हम रिसर्च ग्रांट भी दे सकते हैं कुछ यंग लोगों को, जो कि बिगर फार्मा के ग्रांट से हो, पहली बात। दूसरा, हम बीच बीच में मीटिंग वगैरह, तो अगर आपको किसी को भी कुछ भी योगदान करना है तो ये आप स्कैन करके कर सकते हैं। अभी देखता हूँ, मैं डाल भी दूंगा इसमें, ये आता है कि नहीं, ये देखता हूँ। ये मैं स्कैन का देखता हूँ, मैं इसको डालूंगा, अभी देखता हूँ इसमें आता है कि नहीं। ये करके चेंज, ये इसका बैकग्राउंड ये करके शायद आ जाए। हाँ, ये आप स्कैन करके आप इसको कुछ भी आप, जितना भी आपका योगदान है, आप ये देख सकते हैं, सो दैट वी कैन रन इंडिपेंडेंटली एंड वी कैन रेज द वॉइस विदाउट टेकिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मा और एनी अदर वेस्टेड इंटरेस्ट। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से हम काम करना चाहते हैं। धन्यवाद।